रिटायरमेंट का जो सही मतलब सेवानिवृत्ति होता है उसको ना माने, बल्कि रिटायरमेंट का मतलब माने रीट्राई करना। हम अपने बच्चों के लिए पैसे कमाते हुए चले जाते हैं और उसके बाद वो धीरे से हम अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के बीच में बांट देते हैं और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जैसे ही हमारे हाथ से संपत्ति जाती है तो हमारी जो वैल्यू है उनकी जिंदगी में बिल्कुल खत्म होती चली जाती है। वो हमारे बारे में मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। जब हम रिटायरमेंट की तैयारी की बात करते हैं तो हमें दो तरह का इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तो यदि हम लगातार नहीं सीखेंगे तो मेंटली या फिजिकली भले ही बुजुर्ग ना हो, हम यंग स्टेज में भी बुजुर्ग। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने एक किताब लिखी है जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में कई बार कर दिया है, शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ। साथियों, रिटायरमेंट आपकी जिंदगी का सेकंड हाफ है, नया जीवन है, फिर से मौज मस्ती करने का समय है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपने जीवन के सार्थक उद्देश्य को आप पहचानें और इस किताब से हजारों लोगों ने लाभ उठाया है। आप भी इस किताब को पढ़ें, आपको हो सकता है इससे कोई नया अर्थ मिल जाए, कोई नई बात आपको मिल जाए और जिसके रास्ते पर चल करके आप जीवन को सार्थक कर सकेंगे, की तरफ बढ़ जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं उसका संबंध हम सबकी जिंदगी से। साथियों, हम सब किसी न किसी दिन रिटायर होते हैं। रिटायर का मतलब है अपने काम को छोड़ करके और सेवानिवृत्ति की स्थिति में आ जाना। साथियों, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर होने के बाद एकदम से बदहवास हालत में घूमते हुए आपको समाज में मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी थी, तो वो बहुत ही बाइज्जत तरीके से अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लोगों के साथ शेयर करते हुए और बढ़िया जिंदगी बिताते हैं। मैं अपनी जिला पंचायत की ही बात करूं, मेरे एक साथी का रिटायरमेंट हुआ, मैं उस रिटायरमेंट की पार्टी में भी शामिल हुआ था और पता चला कि 15-20 दिन के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। साथियों, हमारे साथ कई साथी रिटायर हुए और मैं उनको देखता रहता हूं कि वो इधर उधर घूमते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं, जबकि मैं एक अपने ही रिलेटिव के बारे में बताना चाहूंगा कि जिन्होंने 58 इयर्स की एज में मिलिट्री में कर्नल पद से रिटायरमेंट लिया और उसके बाद चूंकि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी थी तो उन्होंने न केवल एक चिकित्सालय खुला हुआ है, कई जगहों पर अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनका लाभ प्रोवाइड करा रहे हैं। और उनके बारे में मैं क्या कहूं, वो मेरे हीरो हैं। जब भी मैं उनको देखता हूं तो एक अंदर से मोटिवेशन आ जाता है। और साथियों, यदि आप भी कभी उनसे मिलने, यदि वो किसी हॉल में घुस जाएं तो इतने करिश्मेटिक हैं कि पूरे हॉल का माहौल बदल। साथियों, आज वो 68 इयर्स के हैं, योगा करते हैं और एकदम से जो हेल्दी पर्सन हो सकता है उससे भी ज्यादा फिट है। मतलब उनको मैं 40 से ऊपर का कहने में मुझे संकोच होता है, जबकि वो रियली में 68 इयर्स के हैं। तो साथियों, हम लोग क्या गलतियां करते हैं, आज मैं 10 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए तैयारी करते समय सोच के रखना चाहिए। पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हम लोग रिटायरमेंट का जो सही मतलब सेवानिवृत्ति होता है उसको ना माने, बल्कि रिटायरमेंट का मतलब माने रीट्राई करना। साथियों, आपने क्रिकेट खिलाड़ियों को देखा है, चाहे विराट कोहली की बात कर लें, चाहे महेंद्र सिंह धोनी जी की बात कर लें। विराट कोहली ने 2020 से संन्यास ले लिया और महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वो आईपीएल खेल रहे हैं। और आपको पता है कि उनकी टीम लगातार, चेन्नई सुपर किंग्स लगातार आईपीएल जीतती आ रही है। और जब भी वो उतरते हैं तो सामने वाले जो प्रतिद्वंदी हैं समझ लेते हैं कि जीतेंगे तो धोनी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीट्राई किया। मतलब एक फॉर्मेट में काम नहीं कर पा रहे थे तो दूसरे फॉर्मेट को चुना। इसी तरह से आप देखें, चाहे सुनील गावस्कर हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, जब उन्होंने देखा कि क्रिकेट में नहीं खेल पा रहे हैं या एज ज्यादा हो गई है तो उन्होंने कमेंट्री करना शुरू कर दिया, खेल विशेषज्ञ बन गए। तो उन्होंने अपनी अहमियत को कम नहीं किया बल्कि रीट्राई करना शुरू कर दिया। साथियों, हमारे सामने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिन्होंने एक क्षेत्र को छोड़ करके और दूसरे क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई और वो
सफल रहे। तो रिटायरमेंट का मतलब रिटायर होना नहीं है, रीट्राई करना है। दूसरी बात है, जब हम रिटायरमेंट की तैयारी की बात करते हैं तो हमें दो तरह का इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। एक है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस। साथियों, हम अक्सर गलती करते हैं, हम जितने एजेड होते जाते हैं हम सोचते हैं कि अब इंश्योरेंस लेना चाहिए, जबकि इंश्योरेंस लेने का सबसे सही समय है आप जैसे ही 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं या अपनी नौकरी शुरू करते हैं, उस समय आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए और उस समय आपको ये बहुत ही सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो न केवल इंश्योरेंस की कीमत बढ़ती है, बल्कि हमें यदि कोई बीमारी हो गई तो हमारा इंश्योरेंस भी कंपनियां नहीं करती हैं। तो साथियों, यदि आपके पास आज की डेट में इंश्योरेंस नहीं है तो जरूर मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। दूसरी बात है, जब हम रिटायरमेंट की तैयारी की बात करते हैं तो हमें दो तरह का इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। एक है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस। साथियों, हम अक्सर गलती करते हैं, हम जितने एजेड होते जाते हैं हम सोचते हैं कि अब इंश्योरेंस लेना चाहिए, जबकि इंश्योरेंस लेने का सबसे सही समय है आप जैसे ही 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं या अपनी नौकरी शुरू करते हैं, उस समय आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए और उस समय आपको ये बहुत ही सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो न केवल इंश्योरेंस की कीमत बढ़ती है, बल्कि हमें यदि कोई बीमारी हो गई तो हमारा इंश्योरेंस भी कंपनियां नहीं करती हैं। तो साथियों, यदि आपके पास आज की डेट में इंश्योरेंस नहीं है तो जरूर मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। दूसरी बात मैं कहूँगा कि हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए पैसे कमाते हुए चले जाते हैं और उसके बाद वो धीरे से हम अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के बीच में बांट देते हैं और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जैसे ही हमारे हाथ से संपत्ति जाती है तो हमारी जो वैल्यू है उनकी जिंदगी में बिल्कुल खत्म होती चली जाती है, वो हमारे बारे में मुड़ करके भी नहीं देखते। तो साथियों, मैं ये आपसे कहूंगा कि आपके पास जितनी भी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखिए, संरक्षित रखिए और यदि बांटने के बाद सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। क्योंकि आपने बागवान फिल्म देखी होगी, कई ऐसी सारी फिल्में हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी ही कहानी है। तो वो आपकी कहानी ना बने, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मुट्ठी को बंद रखिए, कुछ ना कुछ संपत्ति अपने पास रखिए और इतने रुपए पैसे आपके पास होना चाहिए कि आपको जो रिटायरमेंट है उसके बारे में सोचना है। हम अक्सर गलती करते हैं, हम एक्टिव नहीं रहते हैं। तो जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें एक्टिव रहने की आदत डालना चाहिए और ये आदत हमें यंग स्टेज से ही डालना चाहिए। चाहे हम स्विमिंग करें या हम तैराकी करें या हम साइकिलिंग करें या हम कोई और एक्सरसाइज करें, लेकिन बात यह है कि हमें बैठना नहीं है, हमें लगातार एक्टिव रहना है। उसका परिणाम ये होगा कि हमें बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी। पिछले हफ्ते मैं एक फिल्म देखी थी चीनी कम, जिसमें अमिताभ बच्चन 64 इयर्स के हैं, तो उनकी जो माँ है वो बार बार कहती है कि तुमने जिम जाना शुरू नहीं किया, तुमने जिम जाना शुरू नहीं किया। तो उसका कारण जो फिल्म में मैं देखता हूँ वो ये है कि बाद में फिर जिम जाने में हमें आलस्य आता है और हमें परेशानी हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें लगातार अपने को एक्टिव रखना है। तो चौथी बात मैं कहूँगा कि हम लोग अक्सर जिंदगी में सीखना बंद कर देते हैं। एक रिसर्च पढ़ रहा था, जिस गति से आज हमारा विज्ञान प्रगति कर रहा है उससे हमारी बेहतर से बेहतर नॉलेज भी 1 से 2 साल बाद पुरानी होती जा रही है। तो यदि हम लगातार नहीं सीखेंगे तो मेंटली या फिजिकली भले ही बुजुर्ग ना हो, हम स्टेज में भी बुजुर्गियत की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें लगातार सीखना है। उससे क्या होगा, हम समाज के प्रति उपयोगी बने रहेंगे, बच्चे भी हमें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, हमारे अंदर एक एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि जो एज है वो जस्ट एक नंबर है। तो उस नंबर को पीछे छोड़ने के लिए तरीका यही है कि हम एक्टिव रहें और हम लगातार सीखते रहें, सीखना कभी बंद। मैं पढ़ रहा था कि जीन गुडइनफ उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जब भाग लिया एक सैनिक के रूप में, उसके बाद उन्होंने 30 साल बाद कॉलेज जाना शुरू किया और आप आश्चर्य करेंगे कि 97 इयर्स के एज में जीन गुडइनफ को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। ऐसे ही पिछली बार मन की बात में भागीरथी अम्मा का जिक्र किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि जिन्होंने
बहुत पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन बाद में पढ़ाई करना शुरू कर दी। साथियों, सीखने की कोई एज नहीं होती है, बस हमें अपने अंदर जज्बा और जुनून रखना चाहिए कि हम लगातार सीखते रहें। पांचवी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आखिर का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें 30 वर्ष की आयु में अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। साथियों, आजकल YouTube पर यदि आप खोलेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे रिटायर एट 30। मैं इस बात से बिल्कुल भी साम्य नहीं रखता हूँ, सहमत नहीं हूँ कि हमें 30 साल की एज में रिटायर हो जाना चाहिए। कारण यदि हम 30 साल की एज में रिटायर होंगे तो हम करेंगे क्या? मछली मारेंगे, ऐसे ही बेवकूफ टाइप के बैठे रहेंगे, कुछ दिन करेंगे, उसके बाद बोरियत हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिटायर 30 साल की एज में नहीं होना है, भले ही आपके पास कितना भी पैसा आ जाए। हमें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर 30 साल की एज से शुरू कर देना चाहिए, पैसों की बचत करना शुरू कर देना चाहिए, अपनी जिंदगी में हम क्या करेंगे रिटायर होकर के वो करना शुरू कर देना चाहिए। साथियों, यहाँ पर आप मेरे से पूछना चाहेंगे कि आपकी रिटायरमेंट में 7-8 साल बचे हैं, तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर काम करना शुरू कर दिया है। मैं लगातार आपके बीच में शिक्षाप्रद वीडियोस डालता रहता हूं और बच्चों के बीच जाता रहता हूं, कोचिंग्स में जाता हूं, बच्चों को करियर गाइडेंस देता हूं और एक लेखक भी हूं। तो मेरे पास तो रिटायरमेंट का पूरा इंतजाम है। जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा तो मैं दुगनी गति से अपना काम आगे बढ़ाऊंगा और समाज सेवा के काम में रुचि लूंगा। छठवीं बात जो मैं कहना चाहूंगा रिटायरमेंट के बारे में, बहुत ही खूबसूरत है। साथियों, जब हम काम करते हैं तो हमें समय नहीं मिलता अपने सपनों का पीछा करने के लिए। आपके भी कई सपने होंगे। आप यदि हवाई जहाज की यात्रा नहीं करी है तो वो कीजिए, आपने यदि तैराकी नहीं की है तो वो करना शुरू कीजिए। आपके मन में जो भी सपने हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैं हारमोनियम बजाना सीखना चाहता हूं, तो आप वो सीख सकते हैं। आप बैडमिंटन खेलने से लेकर के आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिन सपनों को आपने जिया है और नहीं कर पाए, वो सब पूरा करने का समय देता। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने सपनों की एक लिस्ट बनाइए और उन पर काम करना शुरू कीजिए। कि आप अब लिमिटलेस हैं। जब भी आप रिटायर हो गए तो आप 9 से 5 के बंधन में नहीं बंधे। आपके पास अपना समय है। यदि आप अनुशासित रहते हैं, यदि आप स्वस्थ रहते हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। अब आपके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। आपके बच्चे अब तक बड़े होकर के आपसे दूर रह करके या तो नौकरियां कर रहे हैं या कुछ और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बंधन आपके ऊपर अब नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप लिमिटलेस हो तो फिर लिमिट की क्या चिंता, जो मन में आए सो करो। केवल अच्छे काम अपने को करते रहना चाहिए। अगली बात है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास समय है, और जो दुनिया कहती है वो ये है कि अब केवल हमारी मृत्यु का समय रह गया है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि हमें मरने की प्लानिंग तो जन्म के साथ से ही शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन जरूर मरेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद, रामानुजन, शंकराचार्य जी ये क्या मरे हैं? बिल्कुल नहीं मरे हैं। ये तो आज भी जिंदा हैं, हम लोगों की जिंदगी को रोशन किए हुए हैं। तो हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना है कि हमें कोई भी रिग्रेट ना हो, हमें कोई भी पछतावा ना हो। साथियों, मैंने रिग्रेट के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, उसको जरूर देखिए ताकि आपकी जिंदगी में मरते समय ना रहे। अगला बिंदु जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि हमें अपने आप को समाज में उपयोगी बनाए रखना। उसका तरीका क्या होगा? मैं अपने पिता का यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा। वो आज की डेट में 83 हैं। उनको रिटायर हुए 23 साल से ज्यादा का समय हो गया है। उन्होंने अपना जो शेष जीवन है वो समाज सेवा को समर्पित कर दिया है। वो समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं, जिन लोगों की शादी ब्याह नहीं हुई है उसमें हेल्प करते हैं, और इतने चैतन्य रहते हैं कि उनके सामने मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए उपयोगी बने रहें और समाज के लिए उपयोगी बने रहें। यहाँ पर मैं कुछ चेतावनी भी देना चाहता हूँ। अक्सर मैंने देखा है रिटायरमेंट के बाद आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, कुढ़ने लगता है। अरे भाई, जनरेशन गैप है। बच्चे जो कर रहे हैं
उनके साथ, उनकी समझ के साथ आप कदम ताल करोगे तो ही आप चल पाओगे। हमने देखा है कई माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनके सुख दुख में हाथ नहीं बटाना चाहते हैं। अरे भाई, जब आप उनके किसी काम नहीं आओगे तो फिर वो आपके काम क्यों आएंगे? आप क्यों सोचते हो कि वो आपका ध्यान रखें? अरे भाई, ये तो दोनों तरफ की बात है। वो आपका ध्यान रखेंगे और आप उनका ध्यान रखिए। उनके दुख तकलीफ में हाथ बटाएंगे तो आपकी जिंदगी वैल्यूएबल बनी रहेगी। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपने इतना लंबा जीवन जिया है, आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं, तो उन अनुभवों से आप अपने बच्चों को लाभ दीजिए, अपने समाज को लाभ दीजिए। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यदि आप वकील हैं, यदि आप म्यूजिशियन हैं, यदि आप पेंटर हैं, आप यदि कोई ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं, इंजीनियर हैं, तो साथियों आप कभी रिटायर होते ही नहीं हैं। जितने एजेड होते जाते हैं, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी वैल्यू लगातार बढ़ाते रहें, लगातार सीखते रहें। और अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा 100 साल की एज में मैराथन दौड़ने वाले फौजा सिंह की कहानी से। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उन्होंने 89 वर्ष की एज में मैराथन दौड़ना शुरू किया था और वो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा एज में मैराथन पूरी करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 100 साल की एज में मैराथन दौड़ी है। तो यदि आपने अब तक दौड़ना शुरू नहीं किया है तो थके नहीं, शुरू करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।